नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं आपको घोसी की हार से मोदी का जायका खराब हो गया है, इस बात की चर्चा करूंगा। भले ही वो देश के प्रधानमंत्री हैं और दुनिया के सबसे ताकतवर नेता जो बाइडेन से दिल्ली में मिल भी रहे हैं, लेकिन मिल रहे थे लेकिन ध्यान कहीं और था, ध्यान चिंता में था। अब आप समझ सकते हैं, उत्तर प्रदेश है इसका नाम, जहाँ से प्रधानमंत्री मोदी जीत कर गए और प्रधानमंत्री बने। और उसी उत्तर प्रदेश से जहाँ से वो जीते हैं, बनारस से मात्र 50-60 किलोमीटर की दूरी पर घोसी विधानसभा क्षेत्र है। और वहाँ से आज उनकी पार्टी को, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने चारों खाने चित कर दिया है। कोई मामूली अंतर से नहीं, 43,000 की लीड से जीता है समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी सुधाकर सिंह। और उसने दल बदलू नेता, जिसको बीजेपी ने अपनी पार्टी में सपा से इस्तीफा देकर के साथ लिया था, उसको टिकट दी और वो पूरा चारों खाने चित्त कर गया। तो मैं आपको आज, मैंने तो जो बोला है सो बोला है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। उससे पहले मेरे साथी दीपक शर्मा को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि उनके वीडियो के ज़रिए मैं आपको ये संदेश बहुत गहराई से वो खोज करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं आपको सुनवाता हूँ दीपक शर्मा का यूट्यूब चैनल। कि जिस वक्त प्रधानमंत्री मोदी इस दुनिया के सबसे ताकतवर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मेजबानी कर रहे थे, लोग कहते हैं कि उनका ध्यान कहीं और था, उत्तर प्रदेश में था। वो उत्तर प्रदेश जिसने 2 बार मोदी जी को ऐतिहासिक जीत दर्ज करा प्रधानमंत्री बनाया, 14 में, 19 में। वही उत्तर प्रदेश जिसकी बदौलत आज वो प्रधानमंत्री बन के बाइडेन से बात कर रहे थे, उसी उत्तर प्रदेश में आज मोदी जी की नींव हिल गई। पहली बार बुनियाद खिसकने लगी और आज उत्तर प्रदेश में मोदी जी को, आप सुन लीजिए, दीपक शर्मा पूरा एनालिसिस कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के ऊपर घोसी सीट के बारे में। वो पूरा इंडिया को मिले बहुत सारे जानकारियां दे रहे हैं, आप सुनते रहिए दीपक शर्मा को। सिर्फ 81,668 वोट, 42,000 ज़्यादा से मतों से एनडीए हारी है और अब तक की ये घोसी की सबसे बड़े अंतर से हार है। द बिगेस्ट डिफीट एवर इन घोसी। वो मोदी जी के खाते में, वो एनडीए के खाते में, डबल इंजन के सरकार के खाते में। लेकिन सिलसिला यही नहीं थमा। उत्तर प्रदेश से कुछ और बुरी खबरें G20 के स्टार्ट होने से पहले मोदी जी का इंतजार कर रही थी। और ये खबर है कि पंचायत उपचुनाव में भी मोदी जी यानी एनडीए यानी बीजेपी लखनऊ में हारी, उपचुनाव में पंचायत के मिर्जापुर में हारी, जालौन में हारी, बरेली में। और अगर मैं बाई इलेक्शंस की बात करूं तो इधर लगातार योगी और मोदी सरकार उत्तर प्रदेश में हार रहे हैं। पहले मैनपुरी हारे, फिर खतौली हारे, आज घोसी हारे और घोसी के साथ किस्तों में पंचायत उपचुनाव भी हार गए। अब दोस्तों, आज अगर ओवरऑल आप बाई इलेक्शन का सीन देखें, नतीजे देखें, तो अगर त्रिपुरा निकालते हैं, नॉर्थ ईस्ट का, पूर्वोत्तर का एक छोटा सा राज्य जिसकी लोकसभा में बहुत कम जिसका योगदान है सीटों की तुलना में, अगर हम त्रिपुरा निकालें तो मोदी जी को सिर्फ जो ग्रेस नंबर मिले, मुंह छिपाने की जो जगह मिली, वो उत्तराखंड में थी। उत्तराखंड में मोदी जी 2000, जी हाँ, एक बहुत ही कम अंतर से उन्होंने बागेश्वर का चुनाव जीता। यहाँ भी हार रही थी बीजेपी। लेकिन अगर आप पश्चिम बंगाल देखें, अगर आप केरल देखें, अगर आप उत्तर प्रदेश देखें, अगर आप झारखंड देखें, हर बड़े राज्य में जहाँ से मोदी जी को बहुत उम्मीदें हैं, आज उन्हें हार का सामना करना पड़ा।
अब यूपी में इस ऐतिहासिक हार की कहानी के मुख्य पात्र नरेंद्र मोदी नहीं, इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं वो अमित शाह, मोदी जी के चाणक्य, क्योंकि चाणक्य के ही कहने पर यह उपचुनाव हुआ। दरअसल चाणक्य के सबसे खास आदमी ये साहब दारा सिंह चौहान, और एक और आदमी उनके बड़े खास ओम प्रकाश राजभर, एक और बड़े खास आदमी संजय निषाद। इन्हीं लोगों ने अमित शाह से कहा था कि हम दारा सिंह चौहान को समाजवादी पार्टी से ला सकते हैं, आप भाजपा में शामिल कर लीजिए। और ऐसा लोग कहते हैं, इसका मेरे पास कोई साक्ष्य नहीं है, कि अमित शाह ने दारा सिंह चौहान से कहा कि तुम समाजवादी पार्टी आओ, जाकर चुनाव लड़ो, मंत्री मैं बनाऊंगा। तो ये कुल जो है आप उपचुनाव देख रहे हैं जहां ऐतिहासिक हार मिली, उसके पीछे अमित शाह है। और आज अमित शाह, ऐसा लोग कहते हैं, अपने को अपमानित महसूस कर रहे हैं। वो अपमानित इसलिए महसूस कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि दारा सिंह चौहान के कैंडिडेचर उम्मीदवारी में कोई कमी नहीं थी। अमित शाह एक मजबूत दारा सिंह को लेकर आए थे दंगल में लड़ाने के लिए। दरअसल दारा सिंह का साथ इन साहब ने नहीं दिया, योगी आदित्यनाथ ने, क्योंकि योगी आदित्यनाथ से पूछा नहीं गया था। और योगी आदित्यनाथ कोल्ड वार चल रही है अमित शाह से, यानी कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि घर को आग लग रही है घर के चिराग से। ये योगी वर्सेस अमित शाह की ये जो जंग है ये और तेज होगी और इसके परिणाम बीजेपी के लिए और बुरे होंगे। घमासान होगा, क्योंकि इस घोसी के हार का ठिकरा सब एक दूसरे के सर पे फोड़ेंगे और उससे पार्टी में घमासान होगा, में आपको घमासान होगा। और ये आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अच्छे संकेत नहीं। अब ये तो बात रही अमित शाह वर्सेस योगी की, और इसको हम डिस्कस करेंगे। इसको सिर्फ घोसी विधानसभा चुनाव तक हम सीमित नहीं कर रहे, इसको मैं 2024 के पर्सपेक्टिव में, कि उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा सूबा है, सबसे ज़्यादा सीट है, यहाँ पर ये जो लड़ाई अगर थमी नहीं, इसको मोदी और मोहन भागवत रोक नहीं पाए, जो अंदर ही अंदर पूरी उत्तर प्रदेश को दो लॉबीज में बांटती चली जा रही है जंग, तो फिर क्या होगा, इस पर मैं आऊँगा। टाइगर से भी बात होगी, प्रोफेसर रविकांत से भी बात होगी, लेकिन एक पॉइंट और दोस्तों आपके सामने मैं शेयर करना चाहता हूँ, साझा करना चाहता हूँ। एक और सिग्निफिकेंट तथ्य सामने आया है, और ये तथ्य ये है कि पहली बार 2014 से अब तक अति पिछड़ा वोट है, जो बड़ा डिसाइसिव वोट है बीजेपी का, वो भी दरकने लगा है। और इसके लिए अगर आप घोसी को देखें, घोसी का प्रोफाइल देखें कंस्टिट्यूंसी का, विधानसभा का, तो मुस्लिम यहाँ खासी तादाद में है, मुस्लिम के बाद दलित भी खासी तादाद में है, कुछ सवर्ण भी हैं, ठाकुर भी हैं, लेकिन जो निर्णायक वोट है वो बैकवर्ड और मोस्ट बैकवर्ड, यानी पिछड़ा और अति पिछड़ा, ये बड़ा निर्णायक वोट है। और पहली बारी जो अति पिछड़ा है ये बीजेपी के फोल्ड से निकलता हुआ दिख रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर आप अति पिछड़ा नेता देखें तो वहां पर ओम प्रकाश राजभर फेल हो गए बीजेपी के। अगर आप देखें तो संजय निषाद जो वहां कैंप करते रहे वो घोसी में फेल हो। अगर आप दारा सिंह चौहान जो खुद अति पिछड़ा से नोनिया चौहान है वो भी फेल हो गए। और मोदी जी के सबसे खास अनुप्रिया पटेल जो कुर्मी वोट लेके आती है, जो आप कह सकते हैं बैकवर्ड से, वो भी वहां पर फेल हुई। यानी हर कार्ड अति पिछड़ा का घोसी में फेल हो गया। और इस अति पिछड़ा वोट का बीजेपी से शिफ्ट होना और इंडिया में जाना, ये उत्तर प्रदेश के चुनाव पलट सकता है। और उत्तर प्रदेश के चुनाव पलटे तो मोदी जी की किस्मत पलटने में देर नहीं लगेगी। अब दोस्तों, कहने को उत्तर प्रदेश एक बहुत मजबूत गढ़ है। अमित शाह तो कहते रहते हैं कि उत्तर प्रदेश और गुजरात, यानी गुजरात की 26 सीटें, उत्तर प्रदेश की 80 सीटें। मैं लोकसभा में खाता ही 100 सीटों से खोलता हूँ, ये कई बार दावा ठोक के अमित शाह कह चुके हैं। लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है, मुझे लगता है इसका आपने एक झांकी आज आपने देखी, जो नतीजे सामने आए। और ये नतीजे कोई सर्वे या ओपिनियन पोल के नहीं है, ये हकीकत के नतीजे, मशीन से खुले आंकड़े, यहाँ एक ऐतिहासिक
हार का सामना आज बीजेपी को करना पड़ा। उत्तर प्रदेश क्या खतरे की घंटी बजा रहा है मोदी जी के लिए? क्या उत्तर प्रदेश जो सबसे मजबूत गढ़ है, अगर इसी में दरारें दिखने लगी और अगर राहुल गांधी यहाँ भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 करते हैं और धीरे से मायावती आचार संहिता के बाद आती है और फिर नीतीश कुमार कुर्मी वोट बैंक लेके आते हैं, जयंत चौधरी जाट वोट बैंक लेके आते हैं और उसके साथ साथ अखिलेश यादव जिन्होंने आज पासा पलट दिया उत्तर प्रदेश की बाजी का, क्या उत्तर प्रदेश 2024 की इबारत लिखेगा? कौन जीतेगा कौन हारेगा? एक इम्पॉर्टेंट सवाल यूपी, और आज इसी पर डिस्कस करेंगे। टाइगर होंगे और साथ में प्रोफेसर रविकांत होंगे जो कास्ट इक्वेशंस के आप कह सकते हैं हकीकत में प्रोफेसर हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं हम तीनों मिलकर। और जो सबसे बड़ा सवाल आपके लिए उसका जवाब मैं लेकर आ रहा हूं कि क्या उत्तर प्रदेश का आज का नतीजा 2024 को इम्पैक्ट करने जा रहा है? चलते हैं सीधे टाइगर और प्रोफेसर रविकांत जी के पास। टाइगर, पहला सवाल मेरा ये कि जिस तरह से एक माहौल बनाया जा रहा था कि साहब उत्तर प्रदेश में तो कोई जीत ही नहीं सकता, वहां पर डबल इंजन की सरकार है, एक तरफ मोदी है और एक तरफ योगी है, लेकिन हम देख रहे हैं कि लगातार जो उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, मैनपुरी में बुरी तरह से हारे योगी, खतौली जो गढ़ है मुजफ्फरनगर का, जहां पर हिंदुत्व का पोस्टर बॉय विक्रम सैनी उसकी पत्नी चुनाव लड़ रही हो, और खतौली में हार गए, पश्चिम में हार गए, और अब पश्चिम से सीधे पूरब में जो चुनाव हुआ घोसी, जो बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग जहां दांव पे लगी हुई थी, साहब संजय निषाद भी वहां कैंपेनिंग कर रहे हैं, अनुप्रिया पटेल भी कर रहे हैं, दो उप मुख्यमंत्री भी कैंपेन कर रहे हैं, वहां पर ओम प्रकाश राजभर भी लगे हैं, और जो सिटिंग एमएलए जो बीजेपी में गया दारा सिंह चौहान, वो भी जो है दारा सिंह नोनिया चौहान है, वो भी पिछड़ा है। तो ये सीट तो निकले ही कि नहीं बीजेपी के हाथ से, और बुरी तरह हारे 60,000 से ज्यादा मतों से। टाइगर, क्या लगता है आपको कि योगी का तिलिस्म टूट रहा है, या सिर्फ ये गोदी मीडिया और सोशल मीडिया जो कैंपेन था योगी का, ये उसका प्रोजेक्शन था? एक बलून था, वो फट गया। बलून मोदी है तो मुमकिन है, एक बलून था, फट गया। जिसे आप चाणक्य कहते हो, मैं जुगाड़ू कहता हूं, वो फट गया। कुकुर मुत्ते जैसे हर जिले में जो राजनीतिक दल छोटे छोटे समाज को एक करके उनके ताकत के ऊपर सत्ता का मक्खन खाने के लिए ये जो भेड़िए थे, ये एक्सपोज हो गए। आज अमित शाह जी फोन करके पूछ रहे हैं निषाद कहाँ है, संजय निषाद किधर है भाई, जरा फोन पे लाओ। ओम प्रकाश राजभर किधर है, अनुप्रिया पटेल जी आप भी मंत्री, पति भी आपका एमएलसी, कहाँ है, जरा पूछो जी। और साहब जिनको गुमान था कि बीएसपी में जाएंगे तो भी जीत जाएंगे, बीजेपी में जाएंगे तो भी जीत जाएंगे, समाजवादी में भी जाएंगे तो जीत जाएंगे, क्योंकि जनता हमारे गुलाम। हमने यूं उंगली घुमाई और जनता घूम गई। दीपक भाई, मैं हमेशा कहता हूँ, कई जगह पे आप सवाल पूछते हो, मैं कहता हूँ कि एक मेरा चाहे तकिया कलाम हो या इसको, मैं कहता हूँ जब जनता मन बना लेती है, जनता मन बना लेती है, तो पन्ना प्रमुख, चाणक्य, जुगाड़ू, पैसा, मोदी का तिलिस्म, पैसा, कारपेट बॉम्बिंग, सत्ता, अधिकारी, इलेक्शन कमीशन, ईवीएम, सब 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 ईडी सीबीआई सब धरी रह जाती है। 57+ है परसेंटेज समाजवादी पार्टी। इसमें कई मतलब चीजें, यदि मुझे आप 40 सेकंड और दे तो इसमें 30 सेकंड देता हूँ। इसमें अखिलेश की मैच्योरिटी थोड़ी सी दिखती है, और अखिलेश को ये मैच्योरिटी बरकरार रखनी पड़ेगी, दिमाग नहीं खराब होना चाहिए। 2-3 चुनाव का जीत गई है, जैसा कांग्रेस का चुनाव दिमाग एकदम खराब हो जाता है। अखिलेश के लोगों ने तुरंत उसको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं करना चाहिए। अखिलेश जिस ताकत के साथ खुद उतरे थे, उनको आने वाले 80 सीटों पे ऐसा ही करना पड़ेगा। इसमें अखिलेश के चाचा की भी भूमिका रही है, इसमें संगठन की भी, शिवपाल जी की भी भूमिका रही है, उन्होंने बहुत बढ़िया टैकल किया। इसमें इंडिया की भी भूमिका रही है। ये इंडिया की जीत है, और इंडिया की जीत से ज्यादा ये एनडीए का रिजेक्शन है। मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे
कि क्या ये जो आज नतीजे आए हैं, ये जो नतीजे आज आए हैं, आपको लगता है कि लोकसभा में जैसे लोग कह रहे थे, गोदी मीडिया के चैनल, गोदी मीडिया के सर्वे बता रहे थे कि साहब यूपी में तो कोई संभावना ही नहीं है, और अमित शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश और गुजरात, ये दोनों राज्यों से हम 100 से अपना खाता खोलते हैं। 80 सीटें उत्तर प्रदेश की, 26 सीटें गुजरात की, हम तो खाता ही लोकसभा का 100 से खोलते हैं। वी स्टार्ट फ्रॉम 100, ये कहा था अमित शाह ने। आपको क्या लग रहा है कि ये जो नतीजे आ रहे हैं बार बार के, लगातार उपचुनाव में जो हार मिल रही है लोकसभा से, विधानसभा से योगी को, ये आज का नतीजा जो बहुत बुरी हार है बीजेपी के लिए, डबल इंजन की सरकार की, ये क्या बताती कि क्या लोकसभा 24 में फाइट है उत्तर प्रदेश में? टक्कर वन में होगा सर। विपक्ष को जो बार बार मैं कहता हूं, अखिलेश को दिमाग कंट्रोल में रखना, जमीन पे रखना चाहिए, अहंकार ना हो। जी, अहंकार ना हो। जहां अहंकार हो गया उसका बीजेपी हो गया। जी, उसका बीजेपी। जहां अहंकार हो गया उसका योगी हो गया। जहां अहंकार आया वहां मोदी हो गया। यदि इन सब से बचना हो तो अहंकार पर कंट्रोल रखो और जनता को सर्वोपरि मानो। इसी जनता ने आपको ये सीटें दी है। जी जी, मैं रविकांत जी के पास आऊंगा। रविकांत जी, ये जो नतीजा है बहुत ही अर्थ शैटरिंग है, और अगर आप, क्योंकि आप तो डेटा और कास्ट और सामाजिक समरसता और यूँ कहो कि जो सोशल इक्वेशंस हैं, असली तो प्रोफेसर आप उसी के हैं सोशल इक्वेशन के। क्या आपको लगता है कि ये एक पाथ ब्रेकिंग रिजल्ट है? क्योंकि जो ओबीसी कार्ड, पिछड़ा अति पिछड़ा कार्ड जो मोदी और अमित शाह 2014 से खेल रहे थे, और जिसको खेलकर सेहरा पहन रहे थे, हर रिकॉर्ड तोड़ रहे थे, वही सेहरा आज सर से उतरा दिख रहा है आपको उसी में। वो सेहरा उतर गया, मुकुट उतर गया। आपको क्या लग रहा है कि ये नतीजा क्या बताता है? इतने हजारों वोट से हार, सिटिंग एमएलए का, डबल इंजन की सरकार होते हुए, क्या कहता है घोसी? देखिए दीपक जी, पहली बात तो ये है कि योगी से ज्यादा अमित शाह और नरेंद्र मोदी की हार है, क्योंकि दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर अमित शाह के खेमे के हैं, उनके अपने प्रत्याशी हैं, वही वापस समाजवादी पार्टी से लाए थे। ये अति पिछड़ा छिटका है पहली बार, जो पिछले 10 साल से कोर वोटर बना हुआ था बीजेपी का उत्तर प्रदेश में। हाँ डॉक्टर साहब, बड़ी बात कह रहे हैं कि पहली बार अमित शाह और मोदी की गोदी से ये पिछड़ा अति पिछड़ा छिटक गया। अति पिछड़ा छिटक गया, अति पिछड़ा। इधर ये कोर वोटर बना हुआ था 10 साल से। डॉक्टर साहब, ये तो आप ऐसी बात कह रहे हैं, रात भर नींद नहीं आएगी। बिल्कुल आनी भी नहीं चाहिए, आज बाइडेन से मुलाकात है उनकी, लेकिन नींद नहीं आएगी। दिमाग भले ही बाइडेन के सामने हो, लगा कहीं और होगा, नहीं आएगी, आनी भी नहीं चाहिए, आने भी नहीं चाहिए। ये अति पिछड़ा और नॉन जाटो दलित, आप देख रहे हैं दीपक शर्मा का एनालिसिस। उसको लग रहा था कि हमारा कोई धनी धोरी नहीं है, हमको कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन इंडिया अलायंस ने उसके लिए वो रास्ता दिखा दिया, वो रोशनी दिखा दी, वो पलट करके आ गया। इसलिए ये सब समाजवादी पार्टी की जीत नहीं है। अभी भाव ने, आप दोनों लोगों ने कहा कि अखिलेश यादव को अपने दिमाग को जमीन पर रखना होगा। ये उनकी जीत नहीं है अकेले, ये जीत इंडिया अलायंस की है, जिसमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल है और देर सवेर बहन जी भी होंगी। ये वो जीत है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अति पिछड़ा आया है और उसने नरेंद्र मोदी अमित शाह की खटिया खड़ी कर दी। अब आप समझिए, बिस्तरा गोल होने वाला है। आपने बड़ा स्टेटमेंट दिया और मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूँ, इसलिए क्योंकि जो कास्ट इक्वेशंस हैं, कई लोगों से, कई एक्सपर्ट्स से मैं बातचीत करता हूँ, लेकिन आप जिस तरह से समझाते हैं और समझते हैं कास्ट इक्वेशन, मुझे नहीं लगता है कि कोई और दूसरा व्यक्ति समझा सकता है उत्तर प्रदेश का कास्ट इक्वेशंस। और आपका ये कहना कि अति पिछड़ा पहली बार आप छिटकते हुए देख रहे हैं कि दूर जा रहा है बीजेपी से, ये एक बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में, और इसका असर हमें मिलेगा। क्या आपको लगता है कि आज जिस तरह से अमित शाह के कैंडिडेट दारा सिंह चौहान की फजीयत हुई, एक तरह से कपड़े उतर गए उनके कुर्सी में, जनता ने उतार दिए, क्या आपको लगता है कि ये जो अमित शाह का अपमान हुआ, और लोग कहते हैं कि साहब योगी जी थोड़ा मेहनत करते तो इतनी बुरी हार ना होती, क्या घोसी के नतीजों के बाद
अमित शाह का चाणक्य का जिस तरह से अपमान हुआ है, ये योगी वर्सेस अमित शाह की ये जो जंग है ये और तेज होगी और इसके परिणाम बीजेपी के और बुरे होंगे। घमासान होगा, क्योंकि इस घोसी के हार का ठिकरा सब एक दूसरे के सर पे फोड़ेंगे और उससे पार्टी में घमासान होगा। में आपको घमासान होगा और ये आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अच्छे संकेत नहीं। इस घमासान को मोहन भागवत भी नहीं रोक सकते। नहीं, घमासान तो कोई नहीं रोक सकता। घमासान देखिए, घमासान सुनामी जैसा होता है। मध्य प्रदेश में क्या संघ वालों का ये नहीं है। जिन लोगों ने मुंह खोला है वो संघ के स्वयंसेवक रहे हैं और धाकड़ स्वयंसेवक रहे हैं, लेकिन अब जब बोलना शुरू कर दिया तो सुमित्रा महाजन तक बोलती, जो बिल्कुल संघ के लिए इतने एकनिष्ठ थी कि कुछ भी हो जाए पार्टी पहले, अपना अपमान भी सहन करेंगे लेकिन पार्टी पहले, वो तक कह गई कि अब पार्टी में कोई पूछता नहीं। ये जो है घमासान होगा। अब इसमें जो पुराने लोग हैं जो आहत है बहुत दिनों से, ये गुजराती लॉबी से, ये तड़का लगाएंगे इसको हवा देंगे इस घमासान। जी प्रोफेसर साहब, अंतिम सवाल आपसे, आपको क्या लगता है कि जो अभी टाइगर वोट शेयर की बात कर रहे थे कि ये पूरा जो वोट शेयर है ये सारा का सारा इंडिया की तरफ आया, ये जो घोसी का जो हम चुनाव देख रहे हैं, यानी तो फिर इसका जो निष्कर्ष निकलता है वो ये निकलता है कि साहब दलितों ने भी वोट दिया, ओबीसी ने भी दिया, पिछड़ों ने भी दिया, अति पिछड़ों ने भी दिया, मुसलमान भी एक मुश्त दिया, कुछ ठाकुर वोट भी चले गए। यानी ये जो आपको क्रैक दिखता है बीजेपी के वोट बैंक में इतना बड़ा, और इस क्रैक में एक चीज साबित होती है कि लोगों को अगर मजबूत विकल्प मिले तो लोग आज भी वोट करने को तैयार हैं, बीजेपी को छोड़ने को तैयार हैं। दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट जो वो देख रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये इस पूरे वोट शेयर में अगर मायावती भी खुलकर जुड़ गई, उनका वोट भी जुड़ गया, तो ये जो लोकसभा का चुनाव होगा, फिर इस लोकसभा के चुनाव में इन 80 सीटों में जो बीजेपी दावा कर रही है कि हम 70 सीट जीत लेंगे, हम 72 सीट जीत लेंगे, आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश ही बीजेपी का बैंड बजा देगा? निश्चित तौर पर। और मैं तो पहले भी कहता रहा हूं कि अगर ये तीनों बड़े राजनीतिक दल एक साथ आते हैं तो बीजेपी 62 से 26 पर आ जाएगी। ये मेरा अपना कैलकुलेशन। लेकिन घोसी जीतने के बाद इंडिया अलायंस के, मुझे लगता है कि ये 26 नहीं बल्कि 25 पर रह जाएगी। इस तरह की स्थितियां दिख रही है। मैं सिर्फ अभी उसमें एक सीट का नुकसान देख रहा हूं। अभी भी 25 सीटें बीजेपी को मुझे जाती हुई दिख रही, लेकिन सबसे बड़ा जो बीजेपी को घाटा हुआ है वही अति पिछड़ा। घोसी विधानसभा में मुस्लिम बड़ी सबसे ज्यादा तादाद में है, फिर दलित है, फिर उसके बाद आपका राजभर है, यादव है, दुनिया चौहान है। ये जो समीकरण है वो सीधे तौर पर दिखाते हैं कि दलित भी गया है। ऐसा नहीं है कि दलित ने वोट नहीं किया है, कोशिश की बीजेपी ने, लेकिन वो इंडिया अलायंस के साथ जा रहा है। ये स्थितियां दिखाती हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। और इसमें और लोगों को जो अब तक कहा जा रहा था, देखिए दीपक जी, मैं बराबर ये बात कहता रहा कि हिंदुत्व के वजह से उत्तर प्रदेश में बीजेपी चुनाव नहीं जीती। नाहक ही हिंदुओं को सांप्रदायिक कह करके बदनाम किया जाता है। भले ही उन्होंने 50% वोट किया हो बीजेपी को, वो सांप्रदायिक नहीं है, वो उस तरह के हिंदूवादी नहीं है। वजह ये थी कि विकल्प नहीं मिल रहा। और जो विभाजन की राजनीति बीजेपी ने की, पिछड़ों के सामने अति पिछड़ा, यादव के सामने कुर्मी को भी लेकर के आए थे, वो इस कॉम्बिनेशन ने बीजेपी को जिताया था। लेकिन जैसे ही अब उनको विकल्प दिख रहा है, वे फिर से शिफ्ट कर रहे हैं, लौट रहे हैं वहां से, क्योंकि 9-10 साल में जो हश्र हुआ है लोगों का, गरीबी, बेकारी, भुखमरी, महंगाई, ये चरम हालात, ये और उसमें जो अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला, पत्रकारों के साथ क्या हो रहा है, दलित एक्टिविस्टों के साथ क्या हो रहा है। अरे साहब, बाबा साहब अम्बेडकर के जो परनाती हैं उनको जेल जाना, अनंत तेल तुमड़े उनके रिश्तेदार हैं, उनको जेल में ढूंढना है लोग। तो क्या इस प्रदेश का दलित नहीं देखता है जहाँ पे कांचीराम ने काम किया हो, वहां पे दलितों की अपने जो इमोशन है वो बहुत ताकतवर है, और बीजेपी को उसमें मात खानी ही होगी। ये मुगालते में न रहे कि नहीं साहब वो हमको वोट करें।
मात खानी। प्रोफेसर साहब, आपने कुछ बातें बहुत अहम की और टाइगर ने बहुत अहम बातें की। टाइगर ने कहा कि भाई जो घमासान है ये बहुत ही निर्णायक होगी बीजेपी की हार में। अमित शाह वर्सेस जोगी, जो आज इनको दिखा, जोगी और अमित शाह दोनों के खेमों में जो ब्लेम गेम चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे पे तोहमतें इल्जाम लगाई जा रही हैं। कुछ कह रहे हैं कि अमित शाह की वजह से आ रहे, कुछ कह रहे हैं जोगी की वजह से आ रहे। ये घमासान अभी और बढ़ेगा। और दूसरी जो आपने जो बात कही कि जो अति पिछड़ा है, जिस पर पिछले 10 साल से बीजेपी मेहनत कर रही थी, अति पिछड़ा पे पिछड़े पे, उसमें सेंध लग गई, वही टूट के जाने लगा वापस। और आपने कहा कि खतरे की घंटी है, तो ये वाकई एक अलार्म बेल है, खतरे की घंटी है बीजेपी के लिए। जी थोड़ा सा आपको थोड़ा समय शब्दों का चयन, थोड़ा समय आप जो कह रहे कि बीजेपी पे मेहनत करनी है, अरे बीजेपी ने इन पे मेहनत की होती तो ये कभी छोड़ के नहीं जाती। बीजेपी उनको मूर्ख बना रही थी। वो अब समझ में आ गए कि वो एक चक्कर में फंस गए जी, उनको रियलाइज। चलिए देर से ही सही, लेकिन अगर वो वापस लौट रहे हैं, मेरा सिर्फ ये कहना था कि जो सिचुएशन है, टोटल जो सिचुएशन है वो एक अलार्म बेल है, खतरे की घंटी है। और उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा आप कह सकते हैं किला है, गढ़ है, जहाँ से थोक के भाव सीटें मिलती थी, वहीं पर एक सवाल खड़ा हो गया कि आगे अब क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट नाउ। अगर यूपी फंस रहा है मोदी जी के लिए, अमित शाह के लिए, आप दोनों लोग आए और आपने समय दिया अपने बहुमूल्य वक्त में से। मैं आप दोनों का बहुत बड़ा शुक्रिया करूँगा, अदा करूँगा। और अपने आप देख रहे थे मेरे साथ दीपक शर्मा का रिकॉर्डिंग वीडियो, इस पर उन्होंने पूरा घोसी सीट को लेकर के दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक जो समीकरण बीजेपी के अंदर बिगड़ रहे हैं, बन रहे हैं, उनके ऊपर पूरी फोकस की हुई थी। इसमें उन्होंने अपने एनालिसिस में ये भी दिखाने की कोशिश की कि योगी और शाह के बीच जो शीत युद्ध चल रहा है पार्टी की राजनीति में, वो बहुत ही खतरनाक मोड़ पर है। और इसी का अब नतीजा है कि वो केंद्र के जो अमित शाह गृह मंत्री हैं वो योगी पर ठीकरा फोड़ेंगे और योगी कहेंगे कि ये तो गृह मंत्री का प्रत्याशी था, लिहाजा ये शीत युद्ध जारी रहेगा। आप देख रहे थे मेरा YouTube चैनल, आप इसे सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, आप जनता तक पहुंचाने के लिए लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। पर फेल हो गए बीजेपी के। अगर आप देखें तो संजय निषाद जो वहां कैंप करते रहे वो घोसी में फेल हो। अगर आप दारा सिंह चौहान जो खुद अति पिछड़ा से नोनिया चौहान है, वो भी फेल हो गए। और मोदी जी के सबसे खास अनुप्रिया पटेल जो कुर्मी वोट लेके आती है, जो आप कह सकते हैं बैकवर्ड से, वो भी वहां पर फेल हुई। यानी हर कार्ड अति पिछड़ा का घोसी में फेल हो गया। और इस अति पिछड़ा वोट का बीजेपी से शिफ्ट होना और इंडिया में जाना, ये उत्तर प्रदेश के चुनाव पलट सकता है। और उत्तर प्रदेश के चुनाव पलटे तो मोदी जी की किस्मत पलटने में देर नहीं लगेगी। अब दोस्तों, कहने को उत्तर प्रदेश एक बहुत मजबूत गढ़ है। अमित शाह तो कहते रहते हैं कि उत्तर प्रदेश और गुजरात, यानी गुजरात की 26 सीटें, उत्तर प्रदेश की 80 सीटें। मैं लोकसभा में खाता ही 100 सीटों से खोलता हूँ, ये कई बार दावा ठोक के अमित शाह कह चुके हैं। लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है, मुझे लगता है इसका आपने एक झांकी आज आपने देखी, जो नतीजे सामने आए। और ये नतीजे कोई सर्वे या ओपिनियन पोल के नहीं है, ये हकीकत के नतीजे, मशीन से खुले आंकड़े। यहाँ एक ऐतिहासिक हार का सामना आज बीजेपी को करना पड़ा। उत्तर प्रदेश क्या खतरे की घंटी बजा रहा है मोदी जी के लिए? क्या उत्तर प्रदेश जो सबसे मजबूत गढ़ है, अगर इसी में दरारें दिखने लगे, और अगर राहुल गांधी यहाँ भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 करते हैं और धीरे से मायावती आचार संहिता के बाद आती है, और फिर नीतीश कुमार कुर्मी वोट बैंक लेके आते हैं, जयंत चौधरी जाट वोट बैंक लेके आते हैं, और उसके साथ साथ अखिलेश यादव जिन्होंने आज पासा पलट दिया उत्तर प्रदेश की बाजी का, क्या उत्तर प्रदेश 2024 की इबारत लिखेगा? कौन जीतेगा, कौन हारेगा? एक इम्पॉर्टेंट सवाल यूपी, और आज इसी पर डिस्कस करेंगे। टाइगर होंगे और साथ में प्रोफेसर रविकांत होंगे, जो कास्ट इक्वेशंस के आप कह सकते हैं, हकीकत में प्रोफेसर हैं।
उनसे समझने की कोशिश करते हैं हम तीनों मिलकर। और जो सबसे बड़ा सवाल आपके लिए है उसका जवाब मैं लेकर आ रहा हूं कि क्या उत्तर प्रदेश का आज का नतीजा 2024 को इम्पैक्ट करने जा रहा है। चलते हैं सीधे टाइगर और प्रोफेसर रविकांत जी के पास। टाइगर, पहला सवाल मेरा ये कि जिस तरह से एक माहौल बनाया जा रहा था कि साहब उत्तर प्रदेश में तो कोई जीत ही नहीं सकता, वहां पर डबल इंजन की सरकार है, एक तरफ मोदी है और एक तरफ योगी है, लेकिन हम देख रहे हैं कि लगातार जो उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, मैनपुरी में बुरी तरह से हारे योगी, खतौली जो गढ़ है मुजफ्फरनगर का, जहां पर हिंदुत्व का पोस्टर बॉय विक्रम सैनी उसकी पत्नी चुनाव लड़ रही हो और खतौली में हार गए, पश्चिम में हार गए। और अब पश्चिम से सीधे पूरब में जो चुनाव हुआ घोसी, जो बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग जहां दांव पे लगी हुई थी कि साहब संजय निषाद भी वहां कैंपेनिंग कर रहे हैं, अनुप्रिया पटेल भी कर रहे हैं, दो उप मुख्यमंत्री भी कैंपेन कर रहे हैं, वहां पर ओम प्रकाश राजभर भी लगे हैं, और जो सिटिंग एमएलए जो बीजेपी में गया दारा सिंह चौहान, वो भी जो है दारा सिंह नोनिया चौहान है, वो भी पिछड़ा है। तो ये सीट तो निकले ही कि नहीं बीजेपी के हाथ से, और बुरी तरह हारे 60,000 से ज्यादा मतों से। टाइगर, क्या लगता है आपको कि योगी का तिलिस्म टूट रहा है या सिर्फ ये गोदी मीडिया और सोशल मीडिया जो कैंपेन था योगी का, ये उसका प्रोजेक्शन था? एक बलून था, वो फट गया। बलून मोदी है तो मुमकिन है, एक बलून था, फट गया। जिसे आप चाणक्य कहते हो, मैं जुगाड़ू कहता हूं, वो फट गया। कुकुर मुत्ते जैसे हर जिले में जो राजनीतिक दल छोटे छोटे समाज को एक करके उनके ताकत के ऊपर सत्ता का मक्खन खाने के लिए ये जो भेड़िए थे, ये एक्सपोज हो गए। आज अमित शाह जी फोन करके पूछ रहे हैं निषाद कहाँ है, संजय निषाद किधर है भाई, जरा फोन पे लाओ। ओम प्रकाश राजभर किधर है, अनुप्रिया पटेल जी आप भी मंत्री, पति भी आपका एमएलसी, कहाँ है, जरा पूछो जी। और साहब जिनको गुमान था कि बीएसपी में जाएंगे तो भी जीत जाएंगे, बीजेपी में जाएंगे तो भी जीत जाएंगे, समाजवादी में भी जाएंगे तो जीत जाएंगे, क्योंकि जनता हमारे गुलाम। हमने यूं उंगली घुमाई और जनता घूम गई। दीपक भाई, मैं हमेशा कहता हूँ, कई जगह पे आप सवाल पूछते हो, मैं कहता हूँ कि एक मेरा चाहे तकिया कलाम हो या इसको, मैं कहता हूँ जब जनता मन बना लेती है, जनता मन बना लेती है, तो पन्ना प्रमुख, चाणक्य, जुगाड़ू, पैसा, मोदी का तिलिस्म, पैसा, कारपेट बॉम्बिंग, सत्ता, अधिकारी, इलेक्शन कमीशन, ईवीएम, सब ईडी सीबीआई सब धरी रह जाती है। 57+ है परसेंटेज समाजवादी पार्टी की। इसमें कई है, इसमें कई मतलब चीजें, यदि मुझे आप 40 सेकंड और दे तो इसमें 30 सेकंड देता हूं। इसमें अखिलेश की मैच्योरिटी थोड़ी सी दिखती है, और अखिलेश को ये मैच्योरिटी बरकरार रखनी पड़ेगी, दिमाग नहीं खराब होना चाहिए। 2-3 चुनाव का जीतने ये जैसा कांग्रेस का चुनाव दिमाग एकदम खराब हो जाता है। अखिलेश के लोगों ने तुरंत उसको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं करना चाहिए। अखिलेश जिस ताकत के साथ खुद उतरे थे, उनको आने वाले 80 सीटों पे ऐसा ही करना पड़ेगा। इसमें अखिलेश के चाचा की भी भूमिका रही है, इसमें संगठन की भी, शिवपाल जी की भी भूमिका रही है, उन्होंने बहुत बढ़िया टैकल किया। इसमें इंडिया की भी भूमिका रही है। ये इंडिया की जीत है, और इंडिया की जीत से ज्यादा ये एनडीए का रिजेक्शन है। मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि क्या ये जो आज नतीजे आए हैं, ये जो नतीजे आज आए हैं, आपको लगता है कि लोकसभा में जैसे लोग कह रहे थे, गोदी मीडिया के चैनल, गोदी मीडिया के सर्वे बता रहे थे कि साहब यूपी में तो कोई संभावना ही नहीं है, और अमित शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश और गुजरात, ये दोनों राज्यों से हम 100 से अपना खाता खोलते हैं। 80 सीटें उत्तर प्रदेश की, 26 सीटें गुजरात की, हम तो खाता ही लोकसभा का 100 से खोलते हैं। वी स्टार्ट फ्रॉम 100, ये कहा था अमित शाह ने। आपको क्या लग रहा है कि ये जो नतीजे आ रहे हैं बार बार के, लगातार उपचुनाव में जो हार मिल रही है लोकसभा से, विधानसभा से योगी को, ये आज का नतीजा जो बहुत बुरी हार है बीजेपी के लिए, डबल इंजन की सरकार की, ये क्या बताती कि क्या लोकसभा 24 में फाइट है उत्तर प्रदेश में? टक्कर वन में होगा सर,
विपक्ष को जो बार बार मैं कहता हूं, अखिलेश को दिमाग कंट्रोल में रखना, जमीन पे रखना चाहिए, अहंकार ना हो जी, अहंकार ना हो। जहां अहंकार हो गया उसका बीजेपी हो गया जी, उसका बीजेपी। जहां अहंकार हो गया उसका योगी हो गया, जहां अहंकार आया वहां मोदी हो गया। यदि इन सब से बचना हो तो अहंकार पे कंट्रोल रखो और जनता को सर्वोपरि मानो। इसी जनता ने आपको ये सीटें दी है। जी जी। मैं रविकांत जी के पास आऊंगा। रविकांत जी, ये जो नतीजा है बहुत ही अर्थ शैटरिंग है, और अगर आप, क्योंकि आप तो डेटा और कास्ट और सामाजिक समरसता और यूं कहो कि जो सोशल इक्वेशंस हैं, असली तो प्रोफेसर आप उसी के हैं सोशल इक्वेशन के। क्या आपको लगता है कि ये एक पाथ ब्रेकिंग रिजल्ट है? क्योंकि जो ओबीसी कार्ड, पिछड़ा अति पिछड़ा कार्ड जो मोदी और अमित शाह 2014 से खेल रहे थे और जिसको खेलकर सेहरा पहन रहे थे, हर रिकॉर्ड तोड़ रहे थे, वही सेहरा आज सर से उतरा दिख रहा है आपको उसी में। वो सेहरा उतर गया, मुकुट उतर गया। आपको क्या लग रहा है कि ये नतीजा क्या बताता है? इतने हजारों वोट से हार, सिटिंग एमएलए का, डबल इंजन की सरकार होते हुए, क्या कहता है घोसी? देखिए दीपक जी, पहली बात तो ये है कि योगी से ज्यादा अमित शाह और नरेंद्र मोदी की हार है, क्योंकि दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर अमित शाह के खेमे के हैं, उनके अपने प्रत्याशी हैं, वही वापस समाजवादी पार्टी से लाए थे। ये अति पिछड़ा छिटका है पहली बार, जो पिछले 10 साल से कोर वोटर बना हुआ था बीजेपी का उत्तर प्रदेश में। हाँ डॉक्टर साहब, बड़ी बात कह रहे हैं, पहली बार अमित शाह और मोदी की गोदी से ये पिछड़ा छिटक गया, अति पिछड़ा छिटक गया, अति पिछड़ा। ये कोर वोटर बना हुआ था 10 साल से। डॉक्टर साहब, ये तो आप ऐसी बात कह रहे हैं, रात भर नींद नहीं आएगी। मोदी जी आनी भी नहीं चाहिए, आज बाइडेन से मुलाकात है उनकी, लेकिन नींद नहीं आएगी। दिमाग भले ही बाइडेन के सामने हो, लगा कहीं और होगा, नहीं आएगी, आनी भी नहीं चाहिए, आने भी नहीं चाहिए। ये अति पिछड़ा और नॉन जाटो दलित, आप देख रहे हैं दीपक शर्मा का एनालिसिस। उसको लग रहा था कि हमारा कोई धनी धोरी नहीं है, हमको कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन इंडिया अलायंस ने उसके लिए वो रास्ता दिखा दिया, वो रोशनी दिखा दी, वो पलट करके आ गया। इसलिए ये सिर्फ समाजवादी पार्टी की जीत नहीं है। अभी भाव ने, आप दोनों लोगों ने कहा कि अखिलेश यादव को अपने दिमाग को जमीन पर रखना होगा। ये उनकी जीत नहीं है अकेले, ये जीत इंडिया अलायंस की है, जिसमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल है और देर सवेर बहन जी भी होंगी। ये वो जीत है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अति पिछड़ा आया है और उसने नरेंद्र मोदी अमित शाह की खटिया खड़ी कर दी। अब आप समझिए, बिस्तरा गोल होने वाला है। आपने बड़ा स्टेटमेंट दिया और मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूँ, इसलिए क्योंकि जो कास्ट इक्वेशंस हैं, कई लोगों से, कई एक्सपर्ट से मैं बातचीत करता हूँ, लेकिन आप जिस तरह से समझाते हैं और समझते हैं कास्ट इक्वेशन, मुझे नहीं लगता है कि कोई और दूसरा व्यक्ति समझा सकता है उत्तर प्रदेश का कास्ट इक्वेशंस। और आपका ये कहना कि अति पिछड़ा पहली बार आप छिटकते हुए देख रहे हैं, कि दूर जा रहा है बीजेपी से, ये एक बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में और इसका असर हमें मिलेगा। क्या आपको लगता है कि आज जिस तरह से अमित शाह के कैंडिडेट दारा सिंह चौहान की फजीयत हुई, एक तरह से कपड़े उतर गए उनके कुर्सी में, जनता ने उतार दिए, क्या आपको लगता है कि ये जो अमित शाह का अपमान हुआ, और लोग कहते हैं कि साहब योगी जी थोड़ा मेहनत करते तो इतनी बुरी हार ना होती, क्या घोसी के नतीजों के बाद अमित शाह का चाणक्य का जिस तरह से अपमान हुआ है, ये योगी वर्सेस अमित शाह की ये जो जंग है, ये और तेज होगी और इसके परिणाम बीजेपी के और बुरे होंगे? घमासान होगा, क्योंकि इस घोसी के हार का ठिकरा सब एक दूसरे के सर पे फोड़ेंगे और उससे पार्टी में घमासान होगा। आपको घमासान होगा और ये आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अच्छे संकेत नहीं। इस घमासान को मोहन भागवत भी नहीं रोक सकते? नहीं, घमासान तो कोई नहीं रोक सकता। घमासान, देखिए, घमासान सुनामी जैसा होता है। मध्य प्रदेश में क्या संघ वालों का ये नहीं है। जिन लोगों ने मुंह खोला है वो संघ के स्वयंसेवक रहे हैं और धाकड़ स्वयंसेवक रहे हैं, लेकिन अब जब बोलना शुरू कर दिया तो सुमित्रा महाजन तक बोलती,
जो बिल्कुल संघ के लिए इतने एकनिष्ठ थी कि कुछ भी हो जाए, पार्टी पहले, अपना अपमान भी सहन करेंगे लेकिन पार्टी पहले, वो तक कह गई कि अब पार्टी में कोई पूछता नहीं। ये जो है घमासान होगा। अब इसमें जो पुराने लोग हैं जो आहत है बहुत दिनों से, ये गुजराती लॉबी से, ये तड़का लगाएंगे इसको हवा देंगे इस घमासान। जी प्रोफेसर साहब, अंतिम सवाल आपसे, आपको क्या लगता है कि जो अभी टाइगर जो वोट शेयर की बात कर रहे थे कि ये पूरा जो वोट शेयर है ये सारा का सारा इंडिया की तरफ आया, ये जो घोसी का जो हम चुनाव देख रहे हैं, यानी तो फिर इसका जो निष्कर्ष निकलता है वो ये निकलता है कि साहब दलितों ने भी वोट दिया, ओबीसी ने भी दिया, पिछड़ों ने भी दिया, अति पिछड़ों ने भी दिया, मुसलमान भी एक मुश्त दिया, कुछ ठाकुर वोट भी चले गए। यानी ये जो आपको क्रैक दिखता है बीजेपी के वोट बैंक में इतना बड़ा, और इस क्रैक में एक चीज साबित होती है कि लोगों को अगर मजबूत विकल्प मिले तो लोग आज भी वोट करने को तैयार हैं, बीजेपी को छोड़ने को तैयार हैं। दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट जो वो देख रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये इस पूरे वोट शेयर में अगर मायावती भी खुलकर जुड़ गई, उनका वोट भी जुड़ गया, तो ये जो लोकसभा का चुनाव होगा, फिर इस लोकसभा के चुनाव में इन 80 सीटों में जो बीजेपी दावा कर रही है कि हम 70 सीट जीत लेंगे, हम 72 सीट जीत लेंगे, आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश ही बीजेपी का बैंड बजा देगा? निश्चित तौर पर। और मैं तो पहले भी कहता रहा हूं कि अगर ये तीनों बड़े राजनीतिक दल एक साथ आते हैं तो बीजेपी 62 से 26 पर आ जाएगी। ये मेरा अपना कैलकुलेशन। लेकिन घोसी जीतने के बाद इंडिया अलायंस के, मुझे लगता है कि ये 26 नहीं बल्कि 25 पर रह जाएगी। इस तरह की स्थितियां दिख रही हैं। मैं सिर्फ अभी उसमें एक सीट का नुकसान देख रहा हूं। अभी भी 25 सीटें बीजेपी को मुझे जाती हुई दिख रही, लेकिन सबसे बड़ा जो बीजेपी को घाटा हुआ है वही अति पिछड़ा। घोसी विधानसभा में मुस्लिम बड़ी सबसे ज्यादा तादाद में है, फिर दलित है, फिर उसके बाद आपका राजभर है, यादव है, दुनिया चौहान है। ये जो समीकरण है वो सीधे तौर पर दिखाते हैं कि दलित भी गया है। ऐसा नहीं है कि दलित ने वोट नहीं किया है, कोशिश की बीजेपी ने, लेकिन वो इंडिया अलायंस के साथ जा रहा है। ये स्थितियां दिखाती हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। और इसमें और लोगों को जो अब तक कहा जा रहा था, देखिए दीपक जी, मैं बराबर ये बात कहता रहा कि हिंदुत्व के वजह से उत्तर प्रदेश में बीजेपी चुनाव नहीं जीती। नाहक ही हिंदुओं को सांप्रदायिक कह करके बदनाम किया जाता है। भले ही उन्होंने 50% वोट किया हो बीजेपी को, वो सांप्रदायिक नहीं है, वो उस तरह के हिंदूवादी नहीं है। वजह ये थी कि विकल्प नहीं मिल रहा। और जो विभाजन की राजनीति बीजेपी ने की, पिछड़ों के सामने अति पिछड़ा, यादव के सामने कुर्मी को भी लेकर के आए थे, वो इस कॉम्बिनेशन ने बीजेपी को जिताया था। लेकिन जैसे ही अब उनको विकल्प दिख रहा है, वे फिर से शिफ्ट कर रहे हैं, लौट रहे हैं वहां से, क्योंकि 9-10 साल में जो हश्र हुआ है लोगों का, गरीबी, बेकारी, भूखमरी, महंगाई, ये चरम हालात, ये और उसमें जो अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला, पत्रकारों के साथ क्या हो रहा है, दलित एक्टिविस्टों के साथ क्या हो रहा है। अरे साहब, बाबा साहब अम्बेडकर के जो परनाती हैं उनको जेल जाना, अनंत तेल तुमड़े उनके रिश्तेदार हैं, उनको जेल में ठूसा है लोग। तो क्या इस प्रदेश का दलित नहीं देखता जहाँ पे कांशीराम ने काम किया हो, वहां पे दलितों की अपने जो इमोशन है वो बहुत ताकतवर है, और बीजेपी को उसमें मात खानी ही होगी। ये मुगालते में न रहे कि नहीं साहब वो हमको वोट करें, मात खानी। प्रोफेसर साहब, आपने कुछ बातें बहुत अहम की और टाइगर ने बहुत अहम बातें की। टाइगर ने कहा कि भाई जो घमासान है ये बहुत ही निर्णायक होगी बीजेपी की हार में। अमित शाह वर्सेस जोगी, जो आज इनको दिखा, जोगी और अमित शाह दोनों के खेमों में जो ब्लेम गेम चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे पे तोहमतें इल्जाम लगाई जा रही हैं। कुछ कह रहे हैं कि अमित शाह की वजह से आ रहे, कुछ कह रहे हैं जोगी की वजह से आ रहे। ये घमासान अभी और बढ़ेगा। और दूसरी जो आपने जो बात कही कि जो अति पिछड़ा है, जिस पर पिछले 10 साल से बीजेपी मेहनत कर रही है, अति पिछड़ा पे, पिछड़े पे, उसमें सेंध लग गई, वही टूट के जाने लगा वापस। और आपने कहा कि खतरे की घंटी है, तो ये वाकई एक अलार्म बेल है, खतरे की घंटी है बीजेपी के लिए। जी थोड़ा सा आपको थोड़ा समय, शब्दों का चयन, थोड़ा समय, आप जो कह रहे हैं कि बीजेपी पे मेहनत कर रही है, अरे बीजेपी ने इन पे मेहनत की होती तो ये कभी छोड़ के नहीं जाती। बीजेपी उनको मूर्ख बना रही थी।
वो अब समझ में आ गए कि वो एक चक्कर में फंस गए, जी उनको रियलाइज। चलिए, देर से ही सही, लेकिन अगर वो वापस लौट रहे हैं, मेरा सिर्फ ये कहना था कि जो सिचुएशन है, टोटल जो सिचुएशन है, वो एक अलार्म बेल है, खतरे की घंटी है। और उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा आप कह सकते हैं किला है, गढ़ है, जहाँ से थोक के भाव सीटें मिलती थी, वहीं पर एक सवाल खड़ा हो गया कि आगे अब क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट नाउ। अगर यूपी फंस रहा है मोदी जी के लिए, अमित शाह के लिए, आप दोनों लोग आए और आपने समय दिया अपने बहुमूल्य वक्त में से। मैं आप दोनों का बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करूँगा। और अपने आप देख रहे थे मेरे साथ दीपक शर्मा का रिकॉर्डिंग वीडियो। इस पर उन्होंने पूरा घोसी सीट को लेकर के दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक जो समीकरण बीजेपी के अंदर बिगड़ रहे हैं, बन रहे हैं, उनके ऊपर पूरी फोकस की हुई थी। इसमें उन्होंने अपने एनालिसिस में ये भी दिखाने की कोशिश की कि योगी और शाह के बीच जो शीत युद्ध चल रहा है पार्टी की राजनीति में, वो बहुत ही खतरनाक मोड़ पर है। और इसी का अब नतीजा है कि वो केंद्र के जो अमित शाह गृह मंत्री हैं, वो योगी पर ठीकरा फोड़ेंगे और योगी कहेंगे कि ये तो गृह मंत्री का प्रत्याशी था, लिहाजा ये शीत युद्ध जारी रहेगा। आप देख रहे थे मेरा YouTube चैनल, आप इसे सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, आप जनता तक पहुंचाने के लिए लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।